हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर आपको जस्ट ये लग रहा होता है कि मेरा मैट्रिमोनियल विवाद होने वाला है। जस्ट अभी शादी हुई है, शादी को कुछ समय हो गया है और धीरे धीरे व्यवहार में चेंज है और धीरे धीरे धमकी नुमा कुछ आपको सुनाई देने लगा है और आपको ऐसा लगता है कि चीजें आगे के लिए खराब हो जाएंगी। अब आपका ये कहना होता है, सर मैं क्या करूं? अभी हो सकता है शादी को 1 ही महीना हुआ है या 15 दिन ही हुए हैं या 2 महीने हुए हैं, मैं क्या करूं? अब आपको देखो, ये तो कंफर्म हो गया कि आपका पार्टनर आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, गलत तरीके से बोल रहा है, इनडायरेक्टली आपको धमका रहा है। ओके, लेकिन अभी शुरुआत है तो खुल के सामने नहीं आई पार्टी। जब तक सामने खुल के नहीं आई तब तक ही वो मौका होता है कि हम इन सारी चीजों के एविडेंसेस इकट्ठा करें। तो एकदम से कानूनी लड़ाई में कूदने की मत सोचो, क्योंकि इस तरह के कॉल्स की कोई कमी नहीं जहां कहा जाता है कि सर मेरी शादी को 1 हफ्ता हुआ, मैं किसी भी तरह से डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहता हूं। नहीं, वैसे तो 1 साल का आपको पता है टाइम पीरियड होता है कि शादी के 1 साल के बाद ही आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, तो लीगली आप वैसे भी नहीं कर सकते। तो मेनली अगर आपके साथ ये सब कुछ होने चला है तो आप इसके एविडेंस इकट्ठे करो। एविडेंस इकट्ठे करने के लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है आपको क्या क्या करना है। आज के समय पे सब टेक्नोलॉजी का जमाना है, एविडेंस आप बहुत इजीली इकट्ठे कर सकते हो। तो आप पहले एविडेंस इकट्ठे करो ताकि वो सारे एविडेंस लेके जब आप डाइवोर्स केस में जाओ तो आपको रिलीफ भी मिले। अदरवाइज पता चले 8-10 साल डाइवोर्स का केस चलाया और उसके बाद कोई रिलीफ ही नहीं, तो फायदा क्या होगा? इसलिए पूरा फोकस रखो अपने एविडेंस को कलेक्ट करने में। जब आपके एविडेंस कलेक्ट हो जाए, 1 साल का पीरियड भी बीत जाए, उसके बाद आपको डाइवोर्स फाइल करना है। और वो डाइवोर्स भी आपको बहुत सिस्टमेटिकली बहुत अच्छी पिटीशन बनानी है। एक एक चीज को, जो आपका प्रेजेंटेशन होगा वो ऐसा होना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू कोर्ट हो। जिन चीजों को कोर्ट क्रियोलिटी मानता है उन चीजों को आपको लेकर के आना है। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं लिखना है, अननेसेसरी इंसिडेंट नहीं दिखाने। आपको एक तरीके से पिटीशन बनानी है, बहुत लंबी भी नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारी चीजों को आपने कवर अप किया है। ग्राउंड्स जरूर बता दें। बहुत सारे लोग होते हैं डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं, ये तक नहीं लिखते कि ग्राउंड्स कौन से। बहुत सी पिटीशंस में तो सेक्शन तक मिसिंग होते हैं, सीधा लिख दिया जाता है अंडर सेक्शन 13। ऐसा नहीं है। अगर एडल्ट्री है तो एडल्ट्री का सेक्शन भी लिखो, क्रियोलिटी है तो उसका लिखो, डेजर्शन है तो उसका लिखो, और कोई है तो वैसा लिखो। सेक्शन कंप्लीट लिखो पिटीशन के ऊपर भी और प्रेयर में भी। ठीक, ये प्रॉब्लम्स भी आजकल देखने को मिल रही है कि जल्दबाजी में सेक्शंस मिस कर दिए जाते हैं। और लास्ट में एक पैराग्राफ भी जरूर मेंशन करो जिसमें आप बताओ कि ये जो पिटीशन आपने फाइल करी है किस ग्राउंड पे करी है। अगर क्रियोलिटी एंड डेजर्शन पे करी है तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ क्रियोलिटी एंड डेजर्शन, या ऑन द बेसिस ऑफ क्रियोलिटी डेजर्शन एंड एडल्ट्री, यानी वॉट जो भी आपके ग्राउंड्स हैं आप बताओ एक पैराग्राफ में ये पिटीशन आप इन ग्राउंड्स पे फाइल कर रहे हो। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको रखने होते हैं जब आप एक डाइवोर्स केस फाइल करते हैं। अब बात आ जाती है उन मामलों की जहां पर पत्नी आपको छोड़ करके चली गई है, आप अपने घर में, वो अपने घर में, अब आप परेशान हो रहे होते हैं मैं क्या करूं। ये परिस्थिति पहले वाली परिस्थिति से ज्यादा बेटर है, क्योंकि जिस परिस्थिति में वो आपके घर में ही है वहां पे चीजें धीरे धीरे और विस्फोटक होती जाती हैं। ठीक है, अगर वो आपको छोड़ करके चली गई है, दूसरी जगह चली गई है और उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो आप भी कम्युनिकेट कुछ समय तक मत करो, थोड़ा सा वेट करो और टाइम निकलने दो। टाइम के साथ दो चीजें होंगी, या तो उनको समझ में आ जाएगा और मीटिंग होकर के सब कुछ सेट हो जाएगा, कहेंगे कि भैया निपटा लो। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप को, जो सही माँ बाप होते हैं, उनको लगता है कि बेटी का घर खराब हो रहा है तो बातचीत करके इसको सुलझा लिया जाए। वैसा हो जाता है तो वो सबसे बेहतर है कि आपका घर बच जाए। और अगर वैसा नहीं होता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, 6 महीने बीत गए, आपकी तरफ से भी 6 महीने बीत गए, तो आपके लिए अच्छा ही है। क्योंकि जितना पीरियड इस तरह से निकल जाएगा आपका बीच में, उसके बाद अगर वो कुछ करेंगे तो वो टाइम गैप भी बीच में दिखेगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात हो गई। अब इसमें एक कंडीशन ये आ सकती है कि वो मायके गई और उसने तुरंत ही केस कर दिया, कॉसेल में कोई एप्लीकेशन डाल दी उसने जिसमें मीडिएशन चलने लगा। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो फिर डेफिनेटली आपको उसमें लीगल सलाह लेनी है, और लीगल सलाह लेने के बाद ही आपको कॉसेल में अपीयर होना चाहिए, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं होना है। लीगल सलाह लेने के बाद ही आपको एफआईआर में कोई स्टेप लेने की सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा सा अपने दिमाग में आपने एक प्रोसेस बिठा ली कि एफआईआर होगा तो मैं क्वेश्चन में जाऊंगा, या एफआईआर होगी तो मैं बेल में जाऊंगा। नहीं, एफआईआर के अकॉर्डिंग परिस्थितियां क्या कहती हैं वैसा देखेंगे। बहुत से मैटर होते हैं जिनमें प्राइमा फेसी देख के पता चलता है क्वेश्चन नहीं हो सकती, लेकिन पति को क्यों लगता है क्वेश्चन हो सकती है? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सब झूठ है। तो ऐसे नहीं होता है, आपके अकॉर्डिंग सब झूठ है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं होगी। क्वेश्चन होगी लीगल एस्पेक्ट्स पे। अगर एफआईआर वैसी है जैसे में क्वेश्चन होती है तो होगी, वरना नहीं होगी। तो हमें समझना है पहले, आपको लीगल ओपिनियंस लेनी है, जो भी आपके सलाहकार हैं उनसे कि साहब मैं इसमें क्वेश्चन में जाऊं ना जाऊं, क्वेश्चन के फैक्टर्स हैं तो जाओ, नहीं है तो मत जाओ, बेल की जरूरत है तो जाओ, नहीं है तो मत जाओ। और भी बहुत सारे तरीके हैं इन चीजों को हैंडल करने के, तो वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से। और अगर मान लेते हैं आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस आ जाता है, जब तक मेंटेनेंस का केस नहीं आया तब तक आप सारी चीजों को सेट ऑफ करो, क्योंकि एक चीज बहुत क्लियर है, वो ये कि मेंटेनेंस के केस जरूर आएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, 125 की फॉर्म में आए, डीवी की फॉर्म में आए, 24 एचएम में आए, कुछ भी आए, लेकिन आएगा जरूर। तो जब आपको पहले से ये पता है कि मेंटेनेंस का केस मेरे ऊपर आना ही है, तो पहले से एडजस्टमेंट शुरू क्यों नहीं करते? जो भी आपको चीजों को मैनेज करना है आप करिए, आपको सब कुछ पता है, बहुत सारे वीडियो जिस पर बने में आप देखिए और
चीजों को मैनेज करिए, ताकि जब तक आपके पास वो केस है तब तक ऑलरेडी आप सब कुछ कर चुके हों। क्योंकि नोटिस आ गया उसके बाद आप सोचते हैं सर अब मैं क्या करूं अपनी तरफ से। अब तो नोटिस आपको मिल चुका है, आप जो भी करेंगे वो इंटेंशनली माना जाएगा कि आपने इंटेंशनली किया है। तो ऐसा नहीं है, आपको भैया पहले से ही पता है मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो किस बात की वेट कर रहे हो। ठीक है, पहले से ही आप सारी तैयारी अपनी करो। तो ये बात है मेंटेनेंस केस की। अब मेंटेनेंस केस कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो अंतर्गत धारा 125 144 बीएनएसएस है, चाहे वो डीवी एक्ट के अंतर्गत है, 24 एचएमए में है। तीनों मेंटेनेंस केस ही होते हैं। डीवी केस में भी और कुछ नहीं होता, सिर्फ मेंटेनेंस ही होता है, 125 में भी और 24 एचएमए में भी। तो ये तीनों केसेस में सिर्फ फाइनेंशियल्स को आपको अपने मैनेज करना है, एडजस्ट करना है, और कुछ भी नहीं है। और दूसरी पार्टी के फाइनेंशियल्स की जानकारी निकालो, अगर निकाल सकते हो कैसे भी, वट कोई भी सोर्स आप लगाओ जिससे पता चलता हो उसकी कोई अर्निंग है तो कोर्ट के सामने आ सके। ठीक, तो ये सारी तैयारियां हैं जब तक आपके ऊपर केस नहीं आया तब तक। तो ये सारी तैयारियों पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम सीधा इस बात के पीछे पड़ते हैं कि मैं फटाफट डाइवोर्स डाल दूं अगर वो अलग चली गई। तो आप सोचो थोड़ा और फिर काम करो। अभी एक मामला कल आया था, उसमें आई थिंक वो डाइवोर्स फाइल करने वाले थे बैंगलोर में, और पत्नी रहती है बहुत दूर, कई हजार किलोमीटर दूर। अब वो कहते हैं कि मुझे बताया गया है कि मैं यहाँ डाइवोर्स फाइल करूंगा तो उसको आना पड़ेगा, उसको तकलीफ होगी, उसको ये होगा, उसको वो होगा। आप सोचो क्या ये प्रैक्टिकल है? कोई लड़की क्या 2000-2500 किलोमीटर दूर जाएगी डाइवोर्स केस लड़ने, वो भी जबकि उसको पता है कि अगर मैं ट्रांसफर डालूंगी तो एमएफएसी ट्रांसफर हो जाएगा। कौन आएगा लड़ने? आप जाओगे लड़ने उसके प्लेस पे अपने डाइवोर्स केस को। तो ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिकल मान के बस, क्योंकि आपके अंदर एक आग होती है डाइवोर्स डालने की, अब उस आग को थोड़ी सी हवा दे दी जाए भाई डालो, तो आप एकदम से डाल दोगे। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग को ठंडा रखो और सोचो कि जो आप करने जा रहे हो उसका अगला स्टेप कॉन्सिक्वेंस दूसरी पार्टी की तरफ से क्या होगा। आपके केस का नोटिस जाते ही आपका डाइवोर्स केस स्टे हो जाएगा और उसके बाद ट्रांसफर हो जाएगा, देन यू हैव टू गो। आप जाओ फिर 2500 किलोमीटर दूर अपने डाइवोर्स केस को डील करने के लिए। इसलिए इस प्रकार की चीजें मत करो, जो प्रैक्टिकल है वही काम करो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।